हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम पीपीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एथिकल डायमेंशन एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। डैश एथिक्स रेफर्स टू कॉपरेशन विद सोसाइटी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कमिटमेंट टू कस्टमर एंड फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू कस्टमर्स। ठीक है। तो देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो सोसाइटी के अंदर रहता है। ठीक है। एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करता है। तो एक ह्यूमन और बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि वो सोसाइटी के साथ कॉपरेट करे, सोसाइटीज के साथ में मिलकर जो है वो काम करे, एनवायरनमेंट को जो है वो बेनिफिट जो है वो पहुंचाए और एक बिजनेस अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से ट्रीट करे। तो ये किस एथिक्स का पार्ट है? ऑप्शन है इंटरनल एथिक्स का, एक्सटर्नल एथिक्स का, पर्सनल एथिक्स का, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स का। जल्दी से बताइए कि जब हम सोसाइटी के साथ कॉपरेट करते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं, अपने कस्टमर को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो हम किस एथिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं? इंटरनल एथिक्स, एक्सटर्नल एथिक्स, पर्सनल एथिक्स, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सटर्नल एथिक्स इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ इंटरनल एथिक्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल एथिक्स का कौन सा पार्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कमिटमेंट टू कस्टमर्स, या फिर ट्रांसपेरेंसी। जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा आपका इंटरनल एथिक्स का पार्ट नहीं होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कमिटमेंट टू कस्टमर और ट्रांसपेरेंसी। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कमिटमेंट टू कस्टमर इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है वो एक्सटर्नल एथिक्स का पार्ट है, ना कि इंटरनल एथिक्स का। ठीक है। तो इंटरनल एथिक्स के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, एक कंपनी को जो है प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस करनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक टुवर्ड्स इट्स कस्टमर? ठीक है। तो देखो, जब भी एक कस्टमर बैंक के पास अपना अकाउंट ओपन करवाता है तो वहां पर बैंक की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे कि अगर कस्टमर कोई भी चेक दे तो उसको ऑनर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी है। हालांकि जो चेक है वो डिसऑनर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितना अकाउंट में पैसा हो उससे कम का ही चेक जो है वो दिया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं। ऑब्लिगेशन टू मेंटेन सीक्रेसी, ये भी एक ऑब्लिगेशन होती है। यानी कि जो बैंक है वो अपने कस्टमर की जो पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि उसका अकाउंट नंबर, उसके अंदर कितना अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, उसने कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की है, उसको सीक्रेट रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन, तो ये बेसिकली बैंक का राइट होता है, ना कि ऑब्लिगेशन। ठीक है। ऑब्लिगेशन और राइट में फर्क होता है ना। तो इंटरेस्ट चार्ज करना, कमीशन चार्ज करना, ये बैंक का राइट होता है, ना कि ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन टू गिव नोटिस बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट, ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने बैंक के पास अपना अकाउंट ओपन करवाया है और बैंक उस अकाउंट को क्लोज करना चाहता है तो वो पहले आपको नोटिस देगा, वैलिड रीजन देगा, फिर जाकर वो अकाउंट को क्लोज कर सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन नहीं है बल्कि एक राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू राइट्स ऑफ अ बैंक? अब जैसे एक बैंक के ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं तो उसके राइट्स भी तो होते हैं ना। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं बैंक के, वो होता है राइट ऑफ जर्नल लाइन, राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन, क्लोजर ऑफ अकाउंट और राइट ऑफ सेट ऑफ। तो आपको ना इसको करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। सबसे पहले राइट ऑफ जर्नल लीन को हम किसके साथ मैच करेंगे? तो इसको हम 4 के साथ मैच करेंगे, क्योंकि ये जो जर्नल लीन है ना, ये बैंक को एक राइट देता है कि जब तक कस्टमर अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द बैंक फुलफिल नहीं कर देता। जैसे एक कस्टमर है, उसने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया था, तो जब तक कस्टमर 5 लाख रुपए का लोन बैंक को वापस नहीं कर देता है तब तक बैंक के पास राइट है कि वो कस्टमर के एसेट को अपने पोजेशन में रखेगा, अपने पास होल्ड करके रखेगा। ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर उसे सेल करके अपना पैसा भी रिकवर जो है वो कर लेगा। ओके।
तो यहाँ डिस्क्रिप्शन देखो, रिटेन कस्टमर गुड्स एंड सिक्योरिटीज अनटिल ड्यूज आर पेड। उसके बाद देखो राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन, तो इसको हम मैच करेंगे 1 के साथ, इसको हम मैच करेंगे यहाँ पर 2 के साथ। रिकवर सर्विस कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर। अब बैंक अपनी सर्विसेज फ्री में तो देगा नहीं, तो वो कस्टमर से कुछ ना कुछ लेगा ना, चाहे वो बैंक चार्जेस की फॉर्म में हो, या फिर सर्विस चार्जेस की फॉर्म में हो, चाहे इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, ठीक है। उसके बाद क्लोजर ऑफ अकाउंट, तो बैंक यहाँ पर अपना रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर के साथ टर्मिनेट कर सकता है। हालांकि एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करना जरूरी होता है, तो इसको हम सी के 3 के साथ। और राइट टू सेट ऑफ, ये बेसिकली हम 1 के साथ जो है वो मैच करेंगे, क्योंकि देखो राइट टू सेट ऑफ बैंक को राइट देता है कि अगर मान के चले एक कस्टमर है, उसने बैंक के पास 2 अकाउंट ओपन करवाए हुए, एक के अंदर क्रेडिट बैलेंस है और एक के अंदर डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो बैंक के पास राइट है कि वो कस्टमर के क्रेडिट बैलेंस से डेबिट बैलेंस को सेटअप कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान के चलिए कस्टमर है ए, उसने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया था, और इसी कस्टमर ने बैंक के पास 5 लाख की एफडी भी कराई थी। तो बैंक जो है इस 5 लाख की एफडी को तोड़कर इस लोन की रिपेमेंट करवा लेगा, और इसको एक भी रुपए जो है वो पे नहीं करेगा एफडी के मेच्योर होने पे। तो इसी को हम राइट ऑफ सेटअप जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट मैच क्या होगा, ए को हम 1 के साथ करेंगे, बी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ, और डी को 4 के साथ। नहीं, डी को हम करेंगे 1 के साथ, ये रहा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, अंडर केवाईसी नॉर्म्स रेगुलेटेड एंटिटी कैन रिलाई ऑन थर्ड पार्टी फॉर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस ओनली इफ, देखो अब एक बैंक जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से बैंक के ऊपर काम का जो वर्कलोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि बैंक अपना कुछ काम जो है वो थर्ड पार्टी से जो है वो करवा लेता है, यानी कि आउटसोर्सिंग जो है वो करवा लेता है। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है केवाईसी नॉर्म्स के अंदर। तो जो रेगुलेटेड एंटिटी यानी कि जो बैंक है वो थर्ड पार्टी से इस प्रोसेस को करवा सकता है, पर एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो क्या है, थर्ड पार्टी बेस्ड ऑन हाई रिस्क जुरिडिक्शन। जो थर्ड पार्टी है वो हाई रिस्क जुरिडिक्शन के अंदर बेस्ड होनी चाहिए, या फिर थर्ड पार्टी चार्जेस अ फी फॉर सीडीडी सर्विस। तो थर्ड पार्टी जो है वो सीडीडी सर्विसेज के लिए फी चार्ज करती होनी चाहिए, या फिर द थर्ड पार्टी इज रेगुलेटेड हैज कंप्लायंस मेजर्स इन प्लेस अंडर द पीएमएल एक्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। यानी कि जो थर्ड पार्टी है ना वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, इसको यहाँ पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करती होनी चाहिए। साथ ही साथ वो पीएमएल एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के साथ जो है कंप्लाइज करता होना चाहिए। थर्ड पार्टी इज एन अनरेगुलेटेड सर्विस प्रोवाइडर, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम विद इन विच द सीडीडी इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द थर्ड पार्टी और द सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री। देखो अगर मान के चले कि जो बैंक है वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस थर्ड पार्टी से करवा रही है, तो बैंक को थर्ड पार्टी से जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री से भी ले सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कितने टाइम पीरियड में बैंक को ऑब्टेन करनी कंपलसरी है, विद इन 7 डेज, विद इन 5 डेज, विद इन 3 डेज, या फिर विद इन 2 डेज। क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। कितने टाइम पीरियड के अंदर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना जरूरी है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, विद इन 2 डेज इज अ करेक्ट आंसर। विद इन 2 डेज आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड अंडर केवाईसी ऑब्लिगेशन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज, ठीक है। तो देखो जो रेगुलेटेड एंटिटीज होती है ना, उन्हें यहाँ पर कुछ केवाईसी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि केवाईसी ऑब्लिगेशन के अंदर परमिटेड नहीं है। पहला देखो, ओपनिंग अ जॉइंट अकाउंट आफ्टर वेरीफाइंग ऑल होल्डर्स आइडेंटिटीज। तो ये कर सकती है बैंक, ये परमिटेड है केवाईसी ऑब्लिगेशन के अंदर, कि एक बैंक जो है वो सभी अकाउंट होल्डर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के बाद एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ओपनिंग एन अकाउंट इन फिक्टिशियस और बेनामी नेम, तो ऐसा बैंक नहीं कर सकती, ये परमिटेड नहीं है। मतलब कि किसी भी फिक्टिशियस या फिर बेनामी नेम के ऊपर अकाउंट को ओपन नहीं किया जा सकता है। अप्लाइंग सीडीडी एट द यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड लेवल, तो ये भी काम जो है वो कर सकता है बैंक। रिफ्यूजिंग टू ओपन एन अकाउंट व्हेन सीडीडी कैन नॉट बी अप्लाइड, अगर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस अप्लाई नहीं हो पा रही है तो उस केस में बैंक जो है वो अकाउंट को ओपन करने से रिफ्यूज भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये परमिटेड है। तो कौन सी चीज परमिटेड नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओपनिंग एन अकाउंट इन अ फिक्टिशियस और बेनामी नेम इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका केवाईसी ऑब्लिगेशन के अंदर परमिटेड नहीं है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस
इवन व्हेन रिलाइंग ऑन थर्ड पार्टी लाइज विद। देखो, चाहे एक बैंक कस्टमर ड्यू डिलिजेंस थर्ड पार्टी से करवा रही है, फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की, वो बैंक के ऊपर ही रहती है, यानी कि रेगुलेटेड एंटिटी के ऊपर ही रहती है। जैसे मान के चले एक एबीसी बैंक है, उसने एक थर्ड पार्टी को हायर किया और बोला कि आप कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कीजिए, ठीक है। अब इसने अगर अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो जो भी लॉसेस वगैरह होंगे, जो भी पेनल्टीज होगी, वो एबीसी बैंक को यहाँ पर फेस जो है वो करनी पड़ेगी। यानी कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रेगुलेटेड एंटिटी की ही होती है। ये इंश्योर करता है कि सभी चीज़ें सही तरीके से हो जाए। बिफोर एंटरिंग इनटू बिजनेस रिलेशनशिप, रेगुलेटेड एंटिटी मस्ट इंश्योर कस्टमर आइडेंटिटी डज नॉट मैच। देखो, जैसे मान के चलिए कस्टमर है, वो बैंक के पास आया और बोला कि मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही बैंक उस कस्टमर का अकाउंट ओपन कर देगा तो एक बिजनेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी बैंक और कस्टमर के बीच में। तो रेगुलेटेड एंटिटी को कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने से पहले ये देखना होगा कि उस पर्सन का जो नाम है वो आरबीआई की जो सैंक्शन लिस्ट है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आरबीआई की सैंक्शन लिस्ट बेसिकली उन लोगों की लिस्ट होती है जिनके ऊपर बैन लगा होता है, जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो किसी भी तरह की फाइनेंशियल डीलिंग्स नहीं कर सकती है, किसी भी तरह का लोन वगैरह जो है वो नहीं ले सकती है, बैंक के साथ काम जो है वो नहीं कर सकती है। तो अगर उस पर्सन का नाम इस लिस्ट में होगा तो बैंक उसका अकाउंट ओपन नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए ये चेक करना जो है वो जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी देखो, एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ अ बैंक, अगर वो किसी दूसरी बैंक का एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो अकाउंट ओपन किया जा सकता है। एनी पर्सन विद एन एक्टिव पैन कार्ड, इसका भी ओपन किया जा सकता है। एनी नॉमिनी ऑफ अ जॉइंट अकाउंट, अगर जॉइंट अकाउंट का कोई नॉमिनी है तो उसका भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परमिटेड टू बी आउटसोर्स बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखो, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो भी कुछ ऐसे फंक्शंस होती हैं जिनको आउटसोर्स करवा सकती है, यानी कि बाहर से थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवा सकती है। पर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको वो आउटसोर्स नहीं करवा सकते हैं। वो कौन से हैं? पहले देखो, मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूडिंग इंटरनल ऑडिट, स्ट्रैटेजिक एंड कंप्लायंस फंक्शन। बिल्कुल, ये काम जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को खुद ही करना होगा, यानी कि वो अपनी मैनेजमेंट किसी थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं दे सकती है। डिसीजन मेकिंग फंक्शन सच एज डिटर्मिनिंग कंप्लायंस विद केवाईसी नॉर्म्स और ओपनिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। तो कंप्लायंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग फंक्शंस होते हैं वो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी खुद ही परफॉर्म करेगी। सैंक्शन ऑफ लोन इंक्लूडिंग रिटर्न लोन, तो ये भी काम जो है वो आउटसोर्स नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि लोन को सैंक्शन भी खुद ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही करेगी। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि ये सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको आउटसोर्स नहीं करवाया जा सकता है। उसके बाद देखो, आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट which if disrupted have potential to significantly impact the business operations, reputation, profitability और customer service are known as। ठीक है, तो ऐसे आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस, रेपुटेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कोर्स आउटसोर्सिंग, रूटीन आउटसोर्सिंग, मटेरियल आउटसोर्सिंग या फिर स्ट्रैटेजिक आउटसोर्सिंग। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है? कोर आउटसोर्सिंग, रूटीन आउटसोर्सिंग, मटेरियल आउटसोर्सिंग या फिर स्ट्रैटेजिक आउटसोर्सिंग, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मटेरियल आउटसोर्सिंग इज अ करेक्ट आंसर। मटेरियल आउटसोर्सिंग आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। मटेरियल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी बैंक के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड फैक्टर्स टू डिटरमाइन वेदर आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट इज मटेरियल। तो इसमें से ना, अब देखो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट मटेरियल है या फिर नहीं है, यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि सबसे पहले लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस टू एनबीएफसी, यानी कि इस आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट का एनबीएफसी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि ये जो आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट है वो एनबीएफसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस अरेंजमेंट का अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इसका क्या पोटेंशियल इंपैक्ट पड़ेगा वेरियस पैरामीटर, जैसे कि अर्निंग्स पे, सॉल्वेंसी पे, लिक्विडिटी पे, फंडिंग पे या फिर रिस्क प्रोफाइल पे। अगर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है तो ये मटीरियल आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट होगा। उसके बाद अगर रेपुटेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ब्रांड वैल्यू के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, साथ ही साथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज प्लान्स को अचीव करने में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आउटसोर्सिंग की कॉस्ट क्या है, और वो यहाँ पर एनबीएफसी की जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके कितने परसेंटेज के इक्वल है।
तो इसको भी हम यहाँ पर कंसीडर जो है वो करते हैं। तो ये सारी फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं जब हमें ये डिटरमाइन करना हो कि कोई भी आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट मटेरियल है या फिर नहीं है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इन मैनेजिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखो, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज को मैनेज करने में सीनियर मैनेजमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। सीनियर मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। तो इसमें से कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सीनियर मैनेजमेंट को फुलफिल करनी पड़ती है? पहला देखो, इवैल्यूएटिंग रिस्क एंड मटेरियलिटी। बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सीनियर मैनेजमेंट ये इवैल्यूएट करता है कि अगर हम इस फाइनेंशियल सर्विस को आउटसोर्स करते हैं तो कितना हमें रिस्क जो है वो फेस करना पड़ेगा और ये कितना मटेरियल है हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग पॉलिसीज है उसको डेवलप करने का और इम्प्लीमेंट करने का भी काम सीनियर मैनेजमेंट का ही होता है। साथ के साथ ये जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए गए हैं, प्रोसीजर इंप्लीमेंट किए गए हैं, क्या ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, इनकी इफेक्टिवनेस कैसी है, इसको भी पीरियोडिकली रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर मैनेजमेंट की ही होती है। साथ के साथ कंटीजेंसी प्लान जो है वो बनाए गए हैं कि नहीं गए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया गया है कि नहीं किया गया है, इस चीज को भी इंश्योर करने का काम सीनियर मैनेजमेंट का ही रहता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सीनियर मैनेजमेंट को फुलफिल करनी पड़ती है जब वो आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिस्क इन आउटसोर्सिंग। देखो, आउटसोर्सिंग जब की जाती है तो वहां पर वेरियस टाइप के रिस्क जो है वो एक रेगुलेटेड एंटिटी को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला देखो, स्ट्रैटेजिक रिस्क की अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इनकंसिस्टेंट है एनबीएफसी के ओवरऑल स्ट्रैटेजिक गोल्स के, तो यहां पर स्ट्रैटेजिक रिस्क जो है वो राइज होता है। देखो, एनबीएफसी के कुछ स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए ही उसने एक्टिविटीज को आउटसोर्स करवाया है। अगर सर्विस प्रोवाइडर इन गोल्स के साथ मिलकर काम ही नहीं करता है, यानी कि इस गोल से इनकंसिस्टेंट है, तो यहां पर स्ट्रैटेजिक रिस्क जो है वो अराइज होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आता है रेपुटेशन रिस्क। अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पुअर है, वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारी जो रेपुटेशन है वो खराब हो रही है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं कस्टमर के साथ वो खराब हो रहे हैं, तो ये रेपुटेशन रिस्क है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कंप्लायंस रिस्क, अगर यहाँ पर कस्टमर की जो प्राइवेसी है उनको अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है, या फिर जो प्रूडेंशियल लॉज हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया जाता सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, तो यहाँ पर कंप्लायंस रिस्क जो है वो राइज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिस्क के रिगार्डिंग ये सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, ए सिनेरियो where the NBFC is over reliant on a single service provider, potentially leading to a loss of in-house skills if the activity needs to brought back, represent which type of outsourcing risk? अगर मान के चलिए कि एक NBFC है, वो एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट है और उसी से जो है वेरियस एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करवा रही है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि एनबीएफसी का जो इन हाउस स्किल्स है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि सारा काम बाहर से करवाया जा रहा है, तो अब एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है जो ये काम करें। और इसकी वजह से हुआ क्या कि अगर एनबीएफसी चाह रही है कि वो वापस से इस एक्टिविटी को इन हाउस परफॉर्म करे, तो वो नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके पास एडिक्वेट स्किल्स नहीं है, एडिक्वेट एम्प्लॉयज जो है वो नहीं है। तो ये किस तरह का रिस्क है? पहला देखो, ऑपरेशनल रिस्क, लीगल रिस्क, एग्जिट स्ट्रैटेजी रिस्क, या फिर कंसल्टेशन एंड सिस्टमैटिक रिस्क। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। ऑपरेशनल रिस्क, लीगल रिस्क, एग्जिट स्ट्रैटेजी रिस्क, कंसंट्रेशन एंड सिस्टमैटिक रिस्क, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एग्जिट स्ट्रैटेजी रिस्क इज अ करेक्ट आंसर। एग्जिट स्ट्रैटेजी रिस्क आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब बाकी ये जो ऑपरेशन रिस्क का लीगल रिस्क है इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। ऑपरेशन रिस्क कब अराइज होता है? तो देखो, अगर यहाँ पर किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल फेलियर होता है, फ्रॉड होता है, एरर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है, कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो ऑपरेशन रिस्क जो है वो अराइज होता है। उसके बाद लीगल रिस्क, अगर एनबीएफसी के ऊपर फाइन्स लगाए जाते हैं, पेनल्टीज लगाई जाती हैं, कोई भी पुनिटिव डैमेज जो है वो लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर वो अपना काम सही तरीके से नहीं करता है,
यानी कि यहाँ पर चांसेस है ना कि अगर सर्विस प्रोवाइडर अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा तो यहाँ पर बैंकों के ऊपर, रेगुलेटेड एंटिटी के ऊपर फाइन लग सकते हैं, पेनल्टीज लग सकती हैं, ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है फाइन और पेनल्टीज लगने की, इसको हम लीगल रिस्क जो है वो कहते हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजी रिस्क तो मैंने आपको समझा दिया है। कंसंट्रेशन और सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? तो अगर मान के चलिए कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो एक सर्विस प्रोवाइडर, सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से एनबीएफसी का उसके ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो इसकी वजह से कंसंट्रेशन एंड सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो राइज होता है। उसके बाद देखो, डूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर्स कैपेबिलिटी फॉर आउटसोर्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू एम्फाइज एज क्रिटिकल एरिया ऑफ असेसमेंट बाय एनबीएफसी। देखो, जब हम ये पता लगा रहे होते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर की कैपेबिलिटी क्या है, यानी कि जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, क्या वो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है या फिर नहीं है, तो कुछ यहाँ पर क्रिटिकल एरियाज हैं सर्विस प्रोवाइडर के जिनको हमें असेस करना ज़रूरी होता है। तो कौन सा ऐसा एरिया है जिसके ऊपर हम बहुत कम फोकस करते हैं? पहले देखो, फाइनेंशियल साउंडनेस, एबिलिटी टू सर्विस कमिटमेंट, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कितना फाइनेंशियली साउंड है और उसकी कमिटमेंट क्या है, क्या वो अपनी सर्विस कमिटमेंट को फुलफिल कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हमें असेसमेंट करना होता है। उसके बाद बिजनेस रेपुटेशन एंड कल्चर, कि यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी कल्चर क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका एवोल्यूशन हमें करना पड़ता है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रीवियस आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट हैंडल, तो प्रीवियस कितने आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट हैंडल किए हैं इस बिजनेस ने, इसको हम कंसीडर तो करते हैं ना, पर इसके ऊपर फोकस बहुत ही कम होता है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है सर्विस प्रोवाइडर का, क्या वो यहाँ पर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख पाएगा, सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्रिटिकल एरिया होता है जिसे हमें असेस करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये जो एक ऐसा एरिया है जिसको जिसके ऊपर हम बहुत कम फोकस करते हैं जब भी हम किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की कैपेबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एन एम्प्लॉय यूजेस द बैंक ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट for a personal vacation and submits a reimbursement claim as an official trip, this action directly falls under which ethical violation? देखो, अगर कोई बैंक का एम्प्लॉय है, वो बैंक का ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट यूज करता है, जैसे कि बैंक की कार को यूज करता है पर्सनल वेकेशन के लिए, और बैंक में आके कहता है कि मैं तो ऑफिशियल ट्रिप पे गया था, तो जो भी मेरा यहाँ पर खर्चा हुआ है पेट्रोल वगैरह का वो मुझे यहाँ पर पे कर दीजिए, तो ये यहाँ पर एक एथिकल प्रैक्टिस नहीं है। तो ये किस एथिकल प्रिंसिपल की वायलेशन है? पहले देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरी डाटा मिसयूज, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, या फिर ब्राइब्स। जल्दी से बताइए कि ये जो एक्शन है वो डायरेक्टली किस एथिकल वायलेशन के अंदर आता है? इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरी डाटा मिसयूज, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, या फिर ब्राइब्स। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरी डाटा मिसयूज, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, या फिर ब्राइब। क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसने अपने ऑफिशियल पोजीशन का गलत इस्तेमाल जो है वो किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एन एम्प्लॉय अवेयर दैट major client's account is about to become a non-forming asset before public announcement sell their personal shares in that company, this is a clear instance of। देखो हुआ क्या, एक एबीसी बैंक है, इसके अंदर ना एक एक्सोवेट बैंक का अकाउंट था, सॉरी एक्सवाइजेड कंपनी का अकाउंट था, और एबीसी बैंक के एक एम्प्लॉय जो इस अकाउंट को मैनेज करता था उसको पता लग गया किसी भी रीज़न की वजह से कि इसका जो अकाउंट है वो एनपीए बनने वाला है। एनपीए बनेगा तो अल्टीमेटली ये कंपनी बंद होगी, कंपनी बंद होगी तो इसकी जो शेयर्स के प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय ने इसके शेयर्स बाय किए हुए थे, जैसे इसको ये इन्फॉर्मेशन मिली, एम्प्लॉय ने क्या किया, इन शेयर्स को जल्दी जल्दी मार्केट में शेयर कर दिया ताकि इसको लॉस जो है वो कम से कम हो सके। और अभी तक ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अनाउंस नहीं की गई थी, तो इसने एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ट्रेडिंग की है, तो ये आपका इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर जो है वो आ जाता है। यानी कि अगर कंपनी की जो इनसाइडर है वो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं कंपनी के शेयर्स का या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर जो है वो आ जाता है। तो इस एम्प्लॉय ने भी यही किया है, तो ये आपका क्लियर इंस्टांस है इनसाइडर ट्रेडिंग का। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ अ कंपनी। ऑल एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू कीप कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा रिलेटिंग टू ऑल स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, वेंडर्स, प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स हु आर एसोसिएटेड विद द बैंक। देखो, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बेसिकली कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ रिलेटेड है या फिर ट्रेड सीक्रेट्स के साथ रिलेटेड है। जैसे कि मान के चलिए कोई कोई यहाँ पर बहुत फेमस खाना है, ठीक है, जैसे एक कंपनी है, मान के चलिए उसका रेस्टोरेंट है, मतलब एक कंपनी है जो कि रेस्टोरेंट चलाती है। तो रेस्टोरेंट के अंदर एक बहुत ही अच्छी डिश है जो कि पूरे शहर में फेमस है, उसकी एक सीक्रेट रेसिपी है। और जो कंपनी का जो शेफ है, रेस्टोरेंट का जो शेफ है, उसने इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली आपका कौन सा इंफॉर्मेशन जो है वो कहलाता है? तो ये इंफॉर्मेशन आपका कहलाता है प्रोप्राइटरी डाटा। और जितने भी इंप्लॉयज होते हैं एक कंपनी के, उनके लिए जरूरी होता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे रखे छुपा कर रखे, लीक वगैरह जो है वो ना करे। तो प्रोप्राइटरी डाटा आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ ब्राइब इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग। तो ब्राइब क्या होता है? रिश्वत लेना होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका ब्राइब नहीं माना जाएगा बैंकिंग के अंदर? पहला देखो, ऑफरिंग कैश टू अ बैंक ऑफिसर टू अप्रूव एन इन एलिजिबल लोन। मान के चलिए एक पर्सन है ए, वो 50 लाख रुपए का लोन लेना चाहता है, पर जो लोन ऑफिसर है उसने क्लियरली बोला है कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसने इसको बोला लोन ऑफिसर को कि मैं एक्स्ट्रा आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा अलग से, ठीक है, तो आप इस लोन को प्लीज अप्रूव कर दे। और इसने लोन को अप्रूव कर दिया। तो ये जो 10 लाख रुपए दिया गया है, ये आपका ब्राइब है, रिश्वत है। उसके बाद गेटिंग अ एक्सपेंसिव वॉच टू इन्फ्लुएंस लोन अप्रूवल। जैसे मान के चलिए इसने अगर कैश नहीं दिया है, इसने बोला कि अगर आप लोन को अप्रूव कर दोगे ना तो मैं आपको एक रोलेक्स की वॉच दूंगा या फिर एक कार दूंगा, तो ये भी आपका ब्राइब होगा। पेइंग ऑफिशियल प्रोसेसिंग फीस एट द बैंक कैश काउंटर, तो ये आपका ब्राइब नहीं है क्योंकि आपने ऑफिशियल प्रोसेसिंग फीस जो है वो पे की है। उसके बाद प्रॉमिसिंग अ पर्सनल फेवर टू अ बैंकर फॉर ओवरलुकिंग पुअर क्रेडिट हिस्ट्री। जैसे एक पर्सन ने बैंक के एम्प्लॉय को बोला कि अगर आपने मेरा लोन अप्रूव कर दिया ना, मेरी जो पुअर क्रेडिट हिस्ट्री है उसको इग्नोर करके मेरा लोन अप्रूव कर दिया, तो मैं आपको एक यूएसए की ट्रिप जो है वो करवा दूंगा, यानी कि आपको टिकट्स वगैरह जो है वो दे दूंगा, फैमिली के साथ घूम सकते हो। तो ये भी आपका ब्राइब होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपका ब्राइब नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ कंपोनेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन इशू किया था, ठीक है, जहां पर उसने बोला था कि सेक्सुअल हरासमेंट को रोकना है। गाइडलाइंस दी गई थी, कौन कौन सी चीज सेक्सुअल हरासमेंट मानी जाएगी उसके बारे में बताया गया था। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी चीज सेक्सुअल हरासमेंट है, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट, ए डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, या फिर अनसॉलिसिटेड प्रोफेशनल एडवाइस। जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर जो है वो आएगा। जल्द सॉरी, जो कौन सा आपका यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर नहीं आएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, शोइंग पोर्नोग्राफी, या फिर अनसॉलिसिटेड प्रोफेशनल एडवाइस। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, अनसॉलिसिटेड प्रोफेशनल एडवाइस क्या होता है? आपने कोई प्रोफेशनल एडवाइस दी किसी पर्सन को बिना उसके मांगे, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर जो है वो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट द रोल ऑफ मैनेजर एज अ एथिकल लीडर इन अ बैंक। तो जो आपके मैनेजर्स होते हैं ना, वो एक बैंक के अंदर एथिकल लीडर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। तो एज अ एथिकल लीडर उन्हें क्या करना पड़ता है? पहला देखो, इंश्योरिंग ओनली फाइनेंशियल टारगेट्स आर मेट, सिर्फ फाइनेंशियल टारगेट जो है वो पूरे किए जाए, इस चीज को इंश्योर करना। या फिर डेलीगेटिंग ऑल डिसीजन मेकिंग टू जूनियर स्टाफ को सारी डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो दे देना। या फिर डेमोन्स्ट्रेटिंग एथिकल बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंस अदर, यानी कि एथिकल बिहेवियर खुद डेमोन्स्ट्रेट करना, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इससे सीखें और वो भी एथिकल बिहेवियर को ही डेमोन्स्ट्रेट करें, फॉलो करें। या फिर अवॉइडिंग कम्युनिकेशन विद लोअर लेवल एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं करना है। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर मैनेजर के जो एथिकल लीडर के रोल है उसको सपोर्ट करता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डेमोन्स्ट्रेटिंग एथिकल बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंस अदर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश एंड एम्प्लॉयज who actively promote ethical behavior and values within an organization by setting an example, supporting others to do the right thing and reinforcing the ethical culture। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिवली जो है वो एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरों के लिए कि हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए, हमेशा सही चीज़ें जो है वो करनी चाहिए, और एक एथिकल कल्चर को री एनफोर्स करते हैं। तो उन एम्प्लॉयज़ को हम क्या कहते हैं? उनको हम कंप्लाइंस ऑफिसर कहते हैं, एथिक्स एम्बेसडर्स कहते हैं, रिस्क मैनेजर्स कहते हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, एथिक्स एम्बेसडर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इनको हम एथिक्स एम्बेसडर कहते हैं, जो कि एथिक्स को प्रमोट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले, अगर आप पीपीपी के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको पीपीपी का सारा सिलेबस जो है वो कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, और पीडीएफ नोट्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेगा। हमारे कोर्स के अंदर जो वीडियोस की ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी कम होती है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में पीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए, और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे। और ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, कहीं ये ऑफर आपके हाथ से निकल ना जाए। अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज है वो ईजिली एक्सेसिबल है। आपको हमारे जो ऐप है वो ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों जगह पे मिल जाएंगे। हमारी ऐप का नाम है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है iibf.info, उसके थ्रू भी आप हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो। ठीक है, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि आपका JIB CIB के लिए ही है। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं, और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When an loan application for up to 2 lakh is rejected, the guidelines on fair practice code for lenders mandate that lender should। देखो, अगर मान के चलिए कि लोन की जो अमाउंट है वो अप टू 2 लाख रुपीज़ है, जैसे कि 1 लाख रुपए का लोन है, और बैंक ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो उस केस में जो आपका गाइडलाइंस ऑन फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर्स है, उसके अकॉर्डिंग लैंडर को क्या करना पड़ेगा? सिंपली उसे एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो गया है, या फिर एक अल्टरनेटिव लोन प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करना होगा, या फिर एक चांस देना होगा ताकि वो RBI के पास अपील कर सके, या फिर राइटिंग के अंदर कन्वे करना होगा कि हमने लोन को किस रीज़न की वजह से रिजेक्ट किया है, और ये काम उसे एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो करना पड़ेगा। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप टू 2 लाख रुपीज़ का लोन है, तो राइटिंग में मेन रीज़न को बताना पड़ेगा कि क्यों लोन को रिजेक्ट किया गया, और ये काम उसे स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर जो है वो करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर स्टेट दैट मार्जिन एंड सिक्योरिटी स्टिपुलेशन शुड नॉट बी यूज एज अ सब्सिट्यूट फॉर। देखो, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर जो है वो कहता है कि जब भी एक बैंक लोन देगा तो वहां पर बैंक को मार्जिन जो है वो मेंटेन करना होगा, सिक्योरिटी जो है वो बॉर्वर से मांगनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर मार्जिन और सिक्योरिटी ले लिया तो आप यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस जो है उसको छोड़ दोगे। मतलब अगर मान के चलिए कि आपने एक अच्छा खासा मार्जिन मेंटेन कर लिया, आपने, आपको सिक्योरिटी भी मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म नहीं करोगे। यानी कि ये जो है ड्यू डिलिजेंस का सब्सिट्यूट बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपने अच्छा मार्जिन मेंटेन किया है, तब भी आपको ड्यू डिलिजेंस जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, और बोरोवर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इससे जो क्रेडिट रिस्क होता है वो आपका यहाँ पर इंक्रीज जो है वो हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन भी यहाँ पर दी गई है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर के अंदर, कि अगर यहाँ पर 2 लाख से अबव लोन है तो वहाँ पर जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। उसके अंदर लोन से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो होनी चाहिए, जैसे कि लोन किस पर्पज़ के लिए अप्रूव किया गया है,
क्या रीजन है जिसकी वजह से लोन को अप्रूव किया गया है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने टाइम पीरियड में लोन को रिपे करना पड़ेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, मेथड क्या रहेगा लोन रिपेमेंट का, ये सारी चीज़ें जो उस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, ताकि जो बॉर्बर है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सके कि उन्हें इस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर ओवर हो गया। तो हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा एथिकल डायमेंशंस एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। और ये हमारी बेसिकली पीपीपी के क्वेश्चन वीडियोस की सीरीज़ जो है वो चल रही है, जहाँ पर हम पीपीपी के फुल सिलेबस को क्वेश्चन वीडियोज़ की फॉर्म में जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मिस कर दिए हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप हमारे इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो ये कोर्स आपको हमारी ऐप्स और वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर इस कोर्स को ज़रूर जो है वो एनरोल कर लीजिएगा। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको 82% तक का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है, जो कि है 8360944207। और यहाँ पर आप हमें मैसेज कर देना, आपको कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारा कोर्स जो है वो चल रहा है, वो है आपका जीआईबी अर्ली वर्ड। ये महा पैक है। ठीक है, इसलिए मैं इसके बारे में अलग से आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको जीआईबी के चारों पेपर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और पेपर्स की क्या क्या चीज़ें मिलेगी, तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी, फिर आपको क्वेश्चन वीडियोस मिलेंगी, फिर आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट मिलेंगे, और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो ये जो कोर्स है ये कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स है, जो कि आपको हेल्प करेगा जीआईबी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को आप जो है वो एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोर्स है सिर्फ एग्जाम्स तक ही वैलिड है। ठीक है, तो कहीं ये ऑफर आपके हाथ से निकल ना जाए, तो इसको ज़रूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।